डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, तो हम वेट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव जुड़िए और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए। सभी लोग जुड़ें और क्वेश्चंस के आंसर दें। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं और कौन कितना स्कोर करता है। तो हम टेस्ट तभी स्टार्ट करेंगे, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए। ओके दोस्तों, अच्छा तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, ओम में ओ के आगे बना ये जो अनुग्रह का चिन्ह है ये है, मतलब ये क्या है? ओम में ओ के आगे बना ये अनुग्रह है, तो ये क्या है? या ये हर्ष स्वर है, या दीर्घ स्वर है, या प्लुप्त स्वर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा स्वर है ये? तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। तो ये हमारा जो अनुग्रह का चिन्ह है ये हमारा कौन सा? प्लुप्त, यानी जिनको उच्चारित करने में 3 मात्रा का समय लगता है। आप सभी लोग आंसर करिए, मैं आंसर सबके देख रही हूँ। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, ई वर्ड का उच्चारण स्थान है। हस्व ई वर्ड का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या ओष्ठ? क्या है उच्चारण स्थान? आप लोग कमेंट करिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु। तालु राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा, पितृरम पद में कौन सी संधि है? पितृरम पद में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद करते हैं हम लोग। पितृ धन ऋणम। दोस्तों ये री निकला यहाँ से और री मिलकर हो गया बड़ा री। तो ये रूल हम लोगों ने कौन सी संधि में पढ़े हैं? दीर्घ संधि में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि? कमेंट करिए आप लोग। तो देख रहे हैं हम लोग, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है, ज्ञानम बिना न मुक्ता, ज्ञानेन बिना न मुक्ता, ज्ञानात बिना न मुक्ता या उपयुक्त सभी? कौन की तीनों वाक्य शुद्ध हैं या फिर इनमें से कोई एक शुद्ध है? बताइए आप लोग फटाफट। हमारा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ज्ञानम बिना न मुक्ता, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। चतुर्विंशति का अर्थ है, चतुर्विंशति का अर्थ है 24, 80, 16, 124। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 और 4 कितना होता है? 24। राइट आंसर हमारा 24 हो जाएगा। छठा जो हमारा क्वेश्चन है, संख्यावाची शब्द एकोनविंशति अंक का वाचक है, यानी जो एकोनविंशति है वो हमारी कौन सी संख्या है? 19 है या 20 है या 21 है या 29 है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए फटाफट। तो 5 सेकंड का टाइम देती हूँ आप लोगों को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 19। सातवां जो क्वेश्चन है, अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है? हम लोगों ने पढ़ा है ना, अभी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को। तो कर्म को कौन सी हमारी विभक्ति हो गई? प्रथमा विभक्ति हुई कि द्वितीया कि तृतीया कि चतुर्थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, क्योंकि कर्म को, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको यड़च सूत्र है, किसका सूत्र है? कौन सी संधि का है? दीर्घ का है, गुण का है, यड़ का है, अयादि का? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, दीर्घ का होता है अकासर्वड़े दीर्घ का, गुण का होता है आदगुड़ा, यड़ का होता है इको यड़च और अयादि का होता है एओंग यवा यावा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सा हो जाएगा, यड़ संधि। नेक्स्ट है हमारा, संस्कृत में प्रत्यय की संख्या है। संस्कृत में प्रत्यय की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो संस्कृत में जो हमारी प्रत्यय की संख्या है वो संख्या हो जाएगी हमारी 2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन ये, चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास है, कि द्विगु समास है, कि अव्यय भाव समास है, कि बहुब्रीहि समास है?
तो द्वंद्व समास योजक चिन्ह नहीं है तो द्वंद्व समास तो बिल्कुल नहीं होगा, काट देते हैं। संख्यावाची भी नहीं है तो द्विगु समास भी नहीं होगा। पहला पद जो है ना तो अव्यय है और ना तो उपसर्ग है, तो अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा। चंद्र किसके शेखर पे चंद्र होते हैं, यानी किसके सर पे चंद्र होते हैं, भगवान शिव के होते हैं ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि के काल से उत्पन्न भेद हैं, यानी ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी तीनों हैं। ह्रस्व भी स्वर है और दीर्घ भी स्वर और प्लुप्त स्वर, 3 भेद होते हैं स्वर के। स्वर होते हैं, कौन से स्वर होते हैं, उदांत, अनुदांत, स्वरित या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो संस्कृत में उदांत को ह्रस्व स्वर कहते हैं, अनुदांत को दीर्घ स्वर और स्वरित को प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद है, यानी ध्वनि के उच्चारण स्थान का कृत भेद है। कंठ है, जिह्वा है, तालु है, उपयुक्त सभी है। तो कंठ से भी स्वर सारे वर्ड उच्चारित होते हैं, जिह्वा से भी उच्चारित होते हैं, तालु से भी उच्चारित होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, हम सबके कमेंट देख रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं कौन कौन से। या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हो जाएंगे, ऑप्शन बा राइट हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन होते हैं 3, 4, 5, 6। तो ऊष्म व्यंजन हमारे कितने होते हैं, एक बार लिख के देखते हैं। शा, 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 हा। दोस्तों ये दंती सा है, ये मूर्धा सा, ये तालव्य सा, ये कंठ हा। ये हमारे 4 जो हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या तो 4 होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन जो हमारे होते हैं छात्रा, ज्ञा, इया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं 21, 14, 32, 30। तो दोस्तों हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला में पढ़ा है कि जो महर्षि पाणिनि जी हैं, पहली बात तो ये संस्कृत के त्रिमुनि में हैं, यानी पाणिनि जी और एक कात्यायन और पतंजलि महोदय, 3 लोग हैं। इसमें पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण लिखी है। तो इन्होंने व्याकरण में 14 महेश्वर सूत्र दिए हैं, अपने 14 महेश्वर सूत्र। इन्हीं महेश्वर सूत्र को शिव नाम से भी जानते हैं, शिव के नाम पर ही पढ़े हैं और इन्हीं जो महेश्वर सूत्र होते हैं इन्हीं से पूरी व्याकरण टिकी है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र कितने हैं, 14 सूत्र पूछे या फिर वर्णमाला पूछे तो इनके 14 ही होंगे और इन्हीं को शिव सूत्र भी कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या है। संस्कृत में ध्वनियों की कुल कितनी संख्या है, क्या 21 है या 25 है या 30 है या 64 है। तो 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन द हमारा राइट हो जाएगा, 64 होते हैं। संस्कृत भाषा में कुल स्वर हैं 15 स्वर हैं, 21 हैं, 24 हैं, 52 हैं। तो संस्कृत भाषा में हमारे कुल जो स्वर हैं वो 15 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, 25 हैं, 39 हैं, 26 हैं या 9 हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन हैं, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी 25 होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। संस्कृत भाषा में यम है। संस्कृत भाषा में यम है। जी दोस्तों ये जो क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में यम है। तो क्या है यम, 10 है या 15 है, 4 है, 5 है। तो ये क्वेश्चन जो यम है ये एक संस्कृत व्याकरण में अपवाद है। महर्षि पाणिनि महोदय ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा है कि जो 5 वर्ग होते हैं ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन वर्गों में जो 4 शुरू के जो वर्ण होते हैं जैसे का, खा, गा, घा,
तो इन वर्णों के बाद यदि कोई पंचमा वर्ण आ जाता है, यानी कि जैसे इया, अंगा, ना, मा, ये कोई आ जाता है, तो उसके आगे का जो ये 4 वर्णों में जो भी वर्ण होगा वो यम वर्ण कहलाता है। ये प्रकार का अपवाद है, मैं इसको अगली जब क्लास लूँगी तो उसमें मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूँगी। तो यहाँ पर यम वर्णों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं, तो कितने भेद हैं? 2 हैं या 15 हैं या 4 हैं या 20 हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए संस्कृत भाषा में वर्ण के कितने भेद हैं। तो हमने पढ़ रखा है ना कि संस्कृत भाषा में वर्ण के 2 भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर आ 2। संधि के भेद हैं। संधि के भेद हैं, अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपयुक्त सभी। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ रखा है कि संधि के भेद ये सब हैं भाई, चाहे अच कहो इसको या स्वर संधि कहो या हल कहो या व्यंजन संधि कहो, क्योंकि व्यंजन का समस्त समूह जो है हल प्रत्याहार में आता है, स्वर का समूह पूरे जो समूह है वर्णों का अच प्रत्याहार में आता है, और विसर्ग संधि। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर था उपरोक्त सभी। उपेंद्र में संधि है, उपेंद्र में संधि है, गुण संधि है कि विसर्ग संधि है कि दीर्घ संधि है कि यण संधि है? तो उपधन इंद्रा आ ई मिलके ए, कौन सी संधि है? कमेंट करिए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि में संधि है, यद्यपि में संधि है, यदि धन अपि, यदि धन अपि, कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी कि दीर्घ संधि होगी कि खरिच संधि होगी कि यण संधि होगी? तो दोस्तों खरिच तो कोई संधि होती नहीं, ये सूत्र है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा यण संधि। गंगा में संधि है, अयादि संधि, अनुस्वार संधि, इष्टुत्व संधि या कोई भी नहीं? तो ना तो हमारी अयादि संधि है, ना तो इष्टुत्व संधि है, क्योंकि इसमें अंक की मात्रा है। तो हमारा कौन सी संधि हो जाएगी? अनुस्वार संधि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, छात्रापि में संधि है, छात्राप, छात्र धनापि, कौन सी संधि होगी? शेर संधि या दीर्घ संधि या विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों छात्रापि में जो शेर लिखा हुआ है ये तो कोई संधि होती ही नहीं है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। छात्र धनापि, तो इसमें दोस्तों हो जाएगी छात्रा धन अपि, विसर्ग आएगा इसलिए यहाँ पर होगी विसर्ग संधि। अगर विसर्ग ना लगा होता तो दीर्घ संधि होती। पावक में संधि है, अयादि संधि, गुण संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं? तो पावक में कौन सी संधि होगी? पोधनाक, पोधनावक, कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, इनमें से कोई नहीं, या आबा दोनों। तो हम लोगों ने समास को पढ़ा है कि उसको कम करने के लिए जो समास का प्रयोग इसलिए किया जाता है शब्दों को संक्षिप्त में लिखने के लिए, और शब्दों में जब वो संक्षिप्त छोटे हो जाएंगे तो बेहतर सी चीज़ है कि उसमें सुंदरता आ जाएगी। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन राइट होंगे, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आ व बा दोनों सही होंगे। हमारा सा नंबर, जो सा नंबर हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वंद्व समास के भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, उपयुक्त तीनों। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते ही हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। तो ऑप्शन द बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त तीनों सही होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास के भेद हैं, समानाधिकरण समास बहुब्रीहि समास या व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, या आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बहुब्रीहि समास के 2 ही भेद होते हैं, एक समानाधिकरण समास और एक व्यधिकरण समास। तो आ व दोनों राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। भ्रातरों में समास है, कौन सा समास है? समाहारा समास, एक शेष द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा भ्रातरों समास है, पहली बात तो वो द्वंद्व समास है, और इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा?
ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन इसमें हमारा बी राइट होगा। बा एक शेष द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्याधनम में समास है। विद्याधनम मतलब विद्याधनम में कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, या रूपक कर्मधारय समास है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा विद्याधनम में समास होगा रूपक कर्मधारय समास। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं 6, 8, 12, 18। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6। क्यों है 6 दोस्तों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो विभक्तियाँ होती हैं हमारी कारक चिन्हों से ही तत्पुरुष के भेद होते हैं, जैसे द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 6 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तसा आनन यस्य सा समास विग्रह के बाद शब्द होगा। पहली बात तो ये जो समास है ये हमारा बहुब्रीहि समास है। उसके बाद ये विग्रह के बाद कौन सा समास बनेगा? क्या पंचानना बनेगा, दशानना बनेगा, गजानना बनेगा? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दशानना। बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि बहुब्रीहि समास के 2 ही भेद होते हैं, समानाधिकरण समास और व्यधिकरण समास। तो हमारा ऑप्शन आ राइट हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द बनते हैं वर्णों के संयोग से, अक्षरों के संयोग से, आवा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं। वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं। क्या ये ऑप्शन दोस्तों राइट होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन हमारा राइट होगा। कि वर्ण अक्षर दोस्तों दोनों एक ही होते हैं। कितने लोगों ने वर्णों के संयोग से कमेंट कर दिया है? वर्ण और अक्षर दोनों एक ही होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि वर्ण बोलो या अक्षर बोलो दोनों एक ही होते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन भी दिया है प्लस आबा दोनों भी दिया है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सा, यानी आबा दोनों। संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा है कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। तो ऑप्शन दा राइट हो जाएगा। फल शब्द में लिंग है। फल शब्द में कौन सा लिंग है? अकारांत पुल्लिंग है कि उकारांत पुल्लिंग है कि आवा बा दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो फल को तोड़ने पर दोस्तों जो लास्ट वाला ला है इससे आ रहा है, हर्ष आ। यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग की जगह यहाँ पर दोस्तों नपुंसकलिंग होगा। नपुंसकलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन शिशु शब्द है इकारांत पुल्लिंग, उकारांत नपुंसकलिंग, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। शिशु दोस्तों यहाँ पर उकारांत पुल्लिंग होगा। यहाँ जो नपुंसकलिंग लिखा है ये गलत है, ये प्रिंट गलत है। यहाँ पर शिशु उकारांत पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती। तो संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती है। क्या नहीं होता है? पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, संबोधन, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत जो हमारी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण में संबोधन नहीं होता है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, हम वो भी लिए हैं। देखो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स करके हमें बताइएगा। या आप ही लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। पावका में संधि है। अभी हम लोगों ने जस्ट पहले पढ़ा है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। गुण संधि, अयाति संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, कौन सी संधि होगी? ये सा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। दंत, तालु, कंठ, मूर्धा। तो कौन सा होता है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे पहले जब उसमें व्यंजन की संख्या पूछी थी तो हमने आपको लिख के सबका उच्चारण स्थान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्र सचत ऋषंत शब्द का अर्थ है 34, 43, 103, 300। इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है पंचवटी में समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। इतना बताएंगे कि पहला पद संख्यावाची है। तो आप लोग गेस करिए और हमें कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बिल्कुल चाहिए। आप लोग राइट आंसर हमको बताइएगा। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, आप लोग हमें बताइएगा। और आप लोगों ने कितना स्कोर किया ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में मैं इसका सबसे पहले नाम लूँगी।
ओके दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। थैंक यू क्लास।